लाइव हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, Shahid. Thank you. So today, as I said, we are going through the verbal section. हम लोग आज और कल के लिए verbal section करेंगे। uh, तो हमने एक एक क्लास की थी verbal section के ऊपर। वो हमारी थी ये सेंटेंस कंप्लीशन, टेक्स्ट कंप्लीशन के ऊपर। ऐसे हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, एक सिंगल क्लास हुई थी। लेकिन फॉर द न्यू पीपल आई विल अगेन briefly explain a bit of things regarding verbal। कुछ कुछ मैं बताता चलूंगा। और किसी को अगर कुछ समझ ना आए, किसी को क्वेश्चंस हो, तो दे कैन आस्क फ्रीली। कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। रिगार्डिंग टू जनरल जीआरई और रिगार्डिंग टू ग्लोबल सेक्शन और रिगार्डिंग टू पॉइंट्स जो आप पूछना चाहें। लेट मी शेयर। तो एक्चुअली हम आज वर्बल सेक्शन करेंगे। वर्बल सेक्शन के अंदर हमारे पास दो तरह, कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तीन तरह के होते हैं। एक होती है टेक्स्ट कंप्लीशन हमारे पास, टेक्स्ट कंप्लीशन। एक होती है हमारे पास सेंटेंस इक्विवेलेंस। और एक होती है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फॉर द टाइम बिंग इसको हम स्किप करते हैं। स्किप दिस पार्ट फॉर फॉर नाउ। वी विल हम थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर करते हैं, इन दोनों के ऊपर। ओके। व्हाट डज इट मीन? अब मतलब ये क्या कन्वे करते हैं हमें, क्या क्या इनका, क्या इनमें ज़रूरत होती है? मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन इन इन दो पार्ट्स के अंदर 50% ऑफ द क्वेश्चन इज योर वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, या फिर कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 50% ऑफ इट। जबकि 50% डिपेंड करता है कि आपने इनकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, कि आप इन क्वेश्चंस को समझ सकें, इनकी सेंस को समझ सकें। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों टाइप्स के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं। अब टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं, एक हमारे पास डबल ब्लैंक आते हैं, और एक हमारे पास ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं। जबकि सेंटेंस इक्विवेलेंस में सिंगल ब्लैंक ही आते हैं टोटल। लेकिन इसमें हमने टू ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अब बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है हमारे पास? ए, हमें, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सेंटेंस वगैरह आ गया जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही इन दोनों में, इन दो सेंटेंस इक्विवेलेंस में, टेक्स्ट कंप्लीशन में, तो हमें सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ जाना होता है। सबसे पहले हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सी द ऑप्शंस। फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस को कवर करना होता है, सेंटेंस को समझना होता है। फिर उसके बाद हमने उस सेंटेंस के अंदर क्लूज को समझना है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर क्लू नहीं दिया होता, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, उसके अंदर पता चल जाएगा। कभी कभी देर आर सम डिफिकल्ट ऑप्शंस, तो हमें क्या करना होता है कि उन ऑप्शंस को, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना होता है जो नहीं होते, जो हम सब जिनको देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर आ ही नहीं सकते, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। अब टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस का मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो ऑप्शंस है वो सर्कुलर में होते हैं, जैसे ऐसे ए बी समथिंग। और जो इसके ऑप्शंस हैं वो ऑलवेज इन ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है।
ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी ऐसा नहीं होता। लेकिन ऊपर दिया होता है कि ये किस किस्म का क्वेश्चन है मुझे। मैं आपको बताता चलूँ कि सेंटेंस इक्विवेलेंस के टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चन भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस आते हैं इन जीआरई, और 7 ही हमारे पास सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 27। तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चंस वो हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन के होते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी अटेम्प्ट है उसके अंदर ये होता है कि ट्रिप इसके अंदर तो 7 क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल ब्लैंक की भी दो दो की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, और जो एक क्वेश्चन है वो वैरी करता है, कभी सिंगल में से आ जाता है, कभी डबल में से, कभी ट्रिपल में से। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्बल सेक्शन। तो मैं इसके लिए बताता चलूंगा कि ना आप चले इसको भी स्किप करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, बिकॉज ये भी नहीं हम टोटल सेंटेंस इक्विवेलेंस में हमें पर क्वेश्चन जो है वो हमें कितना टाइम होना चाहिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर क्वेश्चन हमें 30 टू 45 सेकेंड्स लेने चाहिए। 30 टू 45 सेकेंड्स। इस तरह ये होगा कि यू विल इजीली कवर वट एवर यू वांट टू। ठीक है, 45 सेकेंड्स आर मोर देन एनफ। 45 सेकेंड में हो जाता है बस। तो इसको आपको मैक्सिमम 45 सेकेंड लेने चाहिए। चलें जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड रिलेटेड यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई क्वेश्चन हो पर्पल से रिलेटेड। अच्छा, ठीक है। कामयाब सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये वोकेबलरी के बारे में पूछना था। ये तो वो जेनेरिक होती है ना, जनरल जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। हमारा जितना मतलब अब तक जितना पढ़ चुके हैं, या तो स्पेशल कुछ चीज़ है जिसमें खास तौर पे हम जाकर अपनी वोकेबलरी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो अखबार पढ़ना होता है, या कोई मूवीज वीडियोस देखना, उसके उससे बिल्ड होती है, या कोई और कुछ जेनेरिक वे है, जैसे जीआरई की अपनी बुक है, इसमें 2500 वर्ड हैं, उनको क्रैम करने से हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है कि इतना जल्दी हो सके ये? ठीक है। अच्छा, सीन ये है कि ना आपने टेस्ट कब तक देना है? व्हेन आर यू प्लानिंग टू गिव द टेस्ट? टेस्ट मैंने इस बार तो नहीं देना, नेक्स्ट टाइम दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि ना ये वोकेबलरी होती है हर एक बुक की जो स्पेसिफिक है, ये आप चैनल के अंदर जाएंगे ना, ये हमारे चैनल में उसके में पेंड है 3 4 रिसोर्सेज। ठीक है, उसके अंदर हमने वोकेबलरी के भी रिसोर्सेज टैग हुए हुए हैं, ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं कि वोकेबलरी किधर से करनी है। मैगूश की है, वहाँ पे मैगूश का लिंक दिया हुआ है कि वो लिंक दिया होगा, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वोकेबलरी ओपन हो जाएगी, वहां से आप वोकेबलरी करेंगे। अब ये सीन होता है कि ना जीआरई के अंदर एक वर्ड जो है उसका सेकंड मीनिंग हम निकाल के वो वाला पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली। तो द थिंग इज कि ना कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें मोस्टली हमें मीनिंग्स नहीं आ रहा होता। अभी भी हम पढ़ेंगे, मोस्टली हमें मीनिंग नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप एक दफ़ा वोकेबलरी के को गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें उसको। द सेकंड थिंग इज कि आपकी बेहतर कैसे हो सकती है, आप बेहतर ये हो सकती है कि आप वोकेबलरी बेस्ड जो अच्छी वोकेबलरी वाली बुक्स हैं वो वाली पढ़ें। अब अब हिस्ट्री ऑफ द गॉड एक बहुत अच्छी बुक है। वो बहुत थोड़ी टफ टाइप बुक है, वो पढ़ने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा, काफ़ी सारी बुक्स हैं, देर आर मेनी नॉवेल्स, बट मैंने कुछ स्लैक के अंदर वो शेयर भी किए हुए हैं। देर आर 2 or 3 मैगजीन्स दैट आई हैव शेयर्ड इन स्लैक। तो वो उन मैगजीन में से एक एक आर्टिकल रोज पढ़ लें आप, तो वो आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी उससे। बिकॉज देयर विल बी मेनी वर्ड्स इन दैट, वो जो ये स्पेसिफिक कॉलम्स हैं उनके अंदर ऐसे वर्ड्स होंगे कि आपको कुछ समझ नहीं आएगी, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वोकेबलरी देन।
ठीक है। अच्छा, चलें जी, सर लेट्स स्टार्ट। जी दूसरी बात ये कि जो लोग आईएलटीएस और डुओलिंगो की तैयारी कर रहे हैं तो जी जी। जीआरई के मामले में वो कंपैरेटिवली आसान है या दोनों चीज अगर कुछ यूनिवर्सिटी होती है तो जीआरई वो कंपलसरी कर दी हैं और कुछ डुओलिंगो या आईएलटीएस तो किस तरफ जाना चाहिए जीआरई की तरफ या दूसरे दो की तरफ? देखिए, इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास मोर देन 2 मंथ्स हैं एंड यू थिंक दैट यू आर केपेबल एनफ, तो आपको जीआरई की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज जीआरई जीआरई वो इज द ओनली एग्जाम जो आप ले लें तो उसके बाद आपके हर एक एप्लीकेशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन यू आर स्टैंडिंग एट 3 GPA, तो आप प्रोफेसर को मेल लिखेंगे तो उसके अंदर आप बताएंगे कि हमारा जीआरई में स्कोर कितना है, तो they will not reject your application. If you are 320 in more than 320 in GRE, you will get accepted in every university in USA. And if you are 325 and above, you can even get to Stanford as well. तो इसमें ये है कि आप जीआरई की इतनी ज्यादा अहमियत होती है, जबकि आर्ट्स आर्ट्स इज जस्ट रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है, बस उसको आपने क्लियर करना होता है। वो इट डजेंट मैटर आप 8 बैंड लें, आप 9 बैंड लें, यू वॉन्ट बी गिविंग एनी इम्प्रेशन, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा होगा 6.5 सही है तो आपको 6.5 से ऊपर कुछ भी ले दे, जस्ट यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। जबकि जीआरई इज टू इम्प्रेस एनीवन, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टाइपेंड के लिए है, चाहे वो सुपरवाइजर के लिए, या फिर चाहे किसी भी चीज के लिए। इवन पाकिस्तान में भी यू विल सी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी आइट्स की अचीवमेंट्स को इतना ज्यादा सराहते होंगे लोग। आइट्स इज सो कॉमन। जबकि जीआरई, अ सिंगल पर्सन हु गॉट 339 इन जीआरई पाकिस्तान में, साद उसका नाम था, एंड ही वाज मेकिंग हेडलाइंस, ही इज स्टिल मेकिंग हेडलाइंस इन 3 इयर्स। 3 साल से अभी तक वो प्रोमिनेंट बनता है। ठीक है, वो नेशनल हीरो बन चुका था। तो द थिंग इज कि जीआरई बहुत हाईली रेट होता है एवरी, हर एक यूनिवर्सिटी में दुनिया की, जहाँ पे वेव ऑफ हुआ होगा वहां पे भी हाईली रेट होगा। आप वेव्ड ऑफ है, आप फिर भी जीआरई लेके जाएंगे, वो आपको सबसे ऊपर रखें। दिस इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इज जीआरई। ये हमें सर अच्छा, क्लासेस इसमें में इन्होंने आर्ट्स। एक चीज जी मैं जी सर। क्लैरिफाई कर दूं। सर पूछ रहे थे कि इन दोनों में मैं क्या चूज करूं ना, तो बेसिकली आप इन दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइल्स या डुलिंगो जो है वो एक लैंग्वेज टेस्ट है, वो तो आपने देना ही देना है। आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर अप्लाई करेंगे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी, तो वहाँ तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने किसी भी टेस्ट से प्रूव करनी ही करनी है। वो आइल्स हो, डुलिंगो हो, पीटीई हो, टॉफल हो, कोई भी टेस्ट आपने वो तो देना ही है। जीआरई जो है वो अलहदा से एक रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है, जो कि आपके एडमिशन की जो एप्लीकेशन है या जो चांसेस है वो बढ़ाता है, मतलब आपकी प्रोफाइल को बेहतर करता है। और इसकी बड़ी अहमियत है। स्पेसिफिकली अगर आप यूएसए के लिए देखें तो तकरीबन 60% यूनिवर्सिटीज़ में तो ये कंपलसरी है, लेकिन बाकियों में भी जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे भी अगर आप इसको शो करते हैं तो वो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे सर ने बताया कि आप बाकियों के मुकाबले में स्टैंड आउट करेंगे और आपकी एप्लीकेशन टॉप पे होगी। लेकिन आप इन दोनों में से कोई कंपेयर नहीं कर सकते या सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एक देना है और जीआरई नहीं देना। तो लैंग्वेज टेस्ट तो आपने देना ही देना है। उसके साथ जीआरई देंगे तो वो एडिशनल बेनिफिट देता है। अलबत्ता जहाँ पे कंपलसरी है वहाँ पे आपको ये भी लाजमी देना है। सर जी मैम। सर अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तब भी ये वाला टेस्ट देना पड़ता है, लैंग्वेज टेस्ट? लैंग्वेज टेस्ट तो कंपलसरी होता है ना। लैंग्वेज टेस्ट जो आइट्स वगैरह वो तो कंपलसरी है, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है हमारे पास। तो किसी जगह 6.5 होती है, किसी जगह 7 बैंड होती है। तो अगर आप जीआरई को एक दफा देख लें, अगर ये वेब सेक्शन आप कर लेंगे तो आपको आइट्स, आपको पीस ऑफ केक लगेगा, बहुत आसान लगेगा। क्योंकि वही सेम चीजें हैं, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन है जो रीडिंग में आता है, इसमें भी ऐसे लिखना होता है, उसमें भी ऐसे ही हमें लिखना होता है। तो इसमें वोकैबलरी कर लेंगे तो वहां पे भी आपकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब कुछ स्ट्रांग हो जाए। फिर आपको अपने हाँ टाइम को देखते हुए ना कि आपने कब अप्लाई करना है स्कॉलरशिप्स के लिए, तो उस
लिहाज से फिर आप इनको प्लान कर सकती हैं कि मैंने आइल्स देना है या जीआरई पहले देना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो आपने देनी ही देनी है, तो फिर आपको सिर्फ वो दे के अप्लाई शुरू कर देना चाहिए। और अगर साथ आप जीआरई की एडिशनल तैयारी करना चाहती हैं तो करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप जीआरई भी लाजमी दें। और जीआरई की तैयारी अगर आप करेंगी तो उससे आइल्स में भी आपको बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि आइल्स में बहुत लो लेवल पे इंग्लिश चेक हो रही होती है एज कम्पेयर टू जीआरई। जीआरई में जो वोकेबलरी है अगर आप वो याद कर लेती हैं, और इसकी जो अभी वर्बल सेक्शन हमने स्टार्ट किया है अगर आप इसको समझ लेती हैं, तो वो वाकई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे सर ने बताया आइल्स। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको आपके पास टाइम कितना है। अगर आप अभी फॉल 2025 के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, जिनके एडमिशन अभी सितंबर से स्टार्ट होते हैं, डेडलाइन दिसंबर में फिर एंड होना शुरू होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो अगर आपके पास ये 2-3 महीने हैं तो आप दोनों दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि फुल टाइम आप इनकी तैयारी करें और नवंबर तक दोनों टेस्ट क्लियर कर लें, ताकि आप फिर इनके रिजल्ट सबमिट करा सकें डेडलाइन से पहले। और अगर नेक्स्ट ईयर करना चाह रही हैं फिर तो बहुत आसान है। अभी आप जीआरई की तैयारी स्टार्ट कर दें, आराम से स्लोली स्लोली इसको प्रिपेयर करें, जल्दी आपके वो करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आप 4 से 5 महीने अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आप आराम से 330 तक नंबर इसमें आराम से ले सकती हैं। और इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स है इसके रिजल्ट की। तो आप ये अगर पहले भी दे देते हैं, मतलब कि अगर आपने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है तो आप बेशक नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में ही दे देते हैं जनवरी फरवरी में, तब भी आपको कोई इशू नहीं है उसकी रिजल्ट की वजह से, क्योंकि वो 5 साल तक वैलिड है। अलबत्ता जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है रिजल्ट आइल्स का, ये वो इसलिए लोग थोड़ा सा लेट देते हैं कि आप अप्लाई करने से पहले बस देते हैं और फौरन फिर अप्लाई कर देते हैं, ताकि आप 2 साल के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि 2 साल बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा देना पड़ता है। ओके सर, बिल्कुल लेकिन सर। सर वोकेबलरी के लिए अच्छी मतलब कितने वर्ड्स करने चाहिए कि हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाए, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। एक लिस्ट हमने शेयर की हुई है जिसका ड्राइव लिंक अभी हमने दिया है, उसमें एक एक्सेल की फाइल है जिसमें 1500 वर्ड्स हैं। तो ये काफ़ी रिसर्च करके बनी हुई लिस्ट है। और हमारे सीनियर्स बताते हैं अगर ये कंप्लीट लिस्ट तैयार हो जाए तो आप 100% जीआरई की वोकेबलरी उसमें देखेंगे। इससे बाहर कोई वर्ड्स नहीं आ रहे आजकल। ये जो शॉर्टर जीआरई है इसमें स्पेसिफिकली वो लिस्ट काफ़ी है, लेकिन 1500 वर्ड्स वही बात है कि आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने 1 महीने या 1.5 महीने में देना है टेस्ट तो फिर 1500 वर्ड्स मुश्किल हो जाते हैं, फिर आपको इतनी जल्दी ये तैयार नहीं होते, क्योंकि आपने 10 से 15 या 20 वर्ड मैक्सिमम डेली बेसिस पे करने होते हैं। और वो भी मुश्किल होता है अगर आप फुल टाइम इसको तैयार नहीं कर रहे तो। और अगर टाइम कम हो फिर हम सजेस्ट करते हैं जो मगूश की वोकेबलरी है, उसमें कुछ डेक्स बने हुए हैं 50-50 वर्ड्स के पोर्शन बने हुए हैं। तो उसमें 650 वर्ड्स उसके हम सजेस्ट करते हैं कि वो आप कर लें। और उसके बाद जो अभी ये सर वर्बल की प्रैक्टिस कराएंगे जो ईटीएस की ऑफिशियल बुक्स हैं, तो इनमें जो वर्ड्स आएंगे उन 650 के अलावा वो इन बुक्स के जो वर्ड्स नए आपको लगेंगे वो आप साथ तैयार कर लें, तो फिर भी आप रीजनेबल स्कोर जो है ना वर्बल में ले सकती हैं। अस्सलाम ओके। वालेकुम सर। सर जो आप ये मटेरियल्स वगैरह का बता रहे थे उनको चैट में शेयर कर दीजिए। जी मैंने लिंक शेयर किया है चैट में, सर आप देख लें। वैसे हमारे जो स्लैक चैनल पे भी ये मैसेज पिन हुए हुए हैं जिनमें तमाम लिंक्स मौजूद हैं। ओके सर, थैंक यू। और अगर आपको जीआरई के इंट्रोडक्शन या मटेरियल के हवाले से डिटेल चाहिए तो हमारी जो इस कोर्स की फर्स्ट 2 क्लासेस है ना, एक हमने फाइल और शेयर की हुई है ड्राइव में ही, जो एक्सेल की फाइल है जिसमें तमाम क्लासेस की रिकॉर्डिंग और टॉपिक्स जो है ना डिटेल में लिखे हुए हैं कि किस क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ है। तो आप वो फर्स्ट या सेकंड क्लास दोनों देख लें, तो आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि मुझे किस तरह तैयारी लेके चलनी चाहिए और क्या क्या इसमें मटेरियल जो है ना इन्वॉल्व रहेंगे। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। चलें।
लेट्स मूव। हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हम अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये है अब, ये हमारा है सेक्शन जो हमने बताया था, सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। अब इसमें ये सीन है कि हमने इनमें से, ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, देयर आर 6 ऑप्शंस। इनमें से हमने दो चूज करने हैं दैट आर सिनोनिम टू ईच अदर, जो जो एक जैसा मीनिंग रखते हैं और यहाँ पे फिट इन होते हैं। ठीक है। सबने पार्टिसिपेट करना, वट एवर आई विल आस्क। तो चलें, अब यहाँ पे किस टाइप का वर्ड यूज होगा अब, इस सेंटेंस में किस टाइप का, पॉजिटिव टाइप का वर्ड यूज होगा या फिर नेगेटिव टाइप का वर्ड यूज होगा? यू शुड हेल्प मी इन इट। सर पॉजिटिव टाइप का। नहीं सर। अब एक दफा क्वेश्चन को पढ़े ना। क्वेश्चन लिखा है कि retrofit with stabilizing devices, some of which dash its aesthetics. The bridge has been reopened. ये अलग से सेंटेंस है। The bridge has been reopened. No longer prone to excessive swaying, but not quite the breathtaking structure it was. No longer prone to excessive swaying, but not quite the breathtaking structure it was. ठीक है। उसने इस उसने इसमें बताया कि सबसे पहले तो वो, रेट्रोफाई का मतलब ये होता है कि वो सपोर्ट करना। अब रेट्रोफाइड विद द स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस, कुछ ब्रिज की जो साइड के ऊपर पता है वो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, कोई भी बड़े ब्रिजेस होते हैं बाहर के मुल्क में, तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसका जिक्र किया हुआ है उसने कि उनके साथ सपोर्ट की गई है उसको, ब्रिज को। सम ऑफ विच डैश इट्स एस्थेटिक्स, इसको अभी स्किप करें। क्या एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? खूबसूरती, किसी चीज को प्यारा बनाना या फिर किसी चीज की उसकी वजाकता, ये मतलब वो दिखता कैसे है। ठीक है। द ब्रिज हैज बीन रीओपन्ड, ब्रिज तो दोबारा खुल गया लेकिन नो लॉन्गर प्रोन टू एक्सेसिव स्विंग, अब उसके अंदर ज्यादा वो हिलता नहीं है, बट नॉट क्वाइट द ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर इट ओरिजिनली वाज, लेकिन वो उतना खूबसूरत नहीं है जितना वो पहले था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द क्लू, नॉट क्वाइट द ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर इट वाज, राइट। ये वाला इसमें क्लू है, और इस क्लू के बेस के ऊपर हम यहाँ पे कोई एक वर्ड हम यहाँ पे फिट इन करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ जाएगा, कोई एक वर्ड बता दें। अगर इनमें से आप चूज करें, तो इनमें से आप चूज करें, कुछ बता दो। दो इनमें से कौन से वर्ड आप चूज करेंगे? ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। enhance and improve. नहीं नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। तो अब इनहेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेंस और इम्प्रूव करना। अब यहाँ पे तो सम ऑफ विच इनहेंस एंड इम्प्रूव इट्स एस्थेटिक्स, नहीं ये बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज ये यहाँ पे हम इनहेंस और इम्प्रूव इम्प्रूव तो ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह को कर चुके हैं, लेकिन उसकी एस्थेटिक्स को नहीं कर सकते। वो बात की बात है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसलिए ये दोनों रिमूव हो जाते हैं इसमें से, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को देख रहे हैं। इम्प्रूव का मतलब होता है उसको बेहतर करना, एनहेंस का मतलब होता है उसको बढ़ा देना। So, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक तरह के वर्ड्स हैं ये। ठीक है। सर आई थिंक कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि मैंने खूबसूरती को कॉम्प्रोमाइज किया। ये क्या है, कंप्रोमाइज और दूसरा वर्ड? ठीक है, आपने ठीक बता दिया इसका। इसी का सिनोनिम होगा जो इससे मिलता जुलता। रीस्टोर भी पॉजिटिव वर्ड है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी। फिर एम्पेयर आ जाएगा। एम्पेयर आ जाएगा, एम्पेयर का मतलब क्या होता है?
सही है, लेकिन आपने रजिस्ट क्या को चूज मैंने किया? ये फिर हाँ, एलिमिनेट कर दिया, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्या आपने रेजिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया है, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस रह गए हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को चूज कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। यही तरीका है जीआरई के अंदर सॉल्व करने का, बिकॉज हमें सारी वोकेबलरी आ ही नहीं रही होती। देयर आर मैनी क्वेश्चंस जहाँ पे हम वोकेबलरी भूल भी जाएंगे जीआरई में जाके। हम जितने भी वर्ड्स याद करेंगे वी विल जस्ट फॉरगेट देम। यही ज्यादा वर्ड्स होंगे जो हम वहाँ पे जाके पैनिक करके फॉरगेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये बेस्ट वे होता है कि हम उनमें से एलिमिनेट कर दें ऑप्शंस को। ग्रेट से ग्रेट। अब इसमें से इम्पेयर का मतलब होता है कि किसी चीज को डैमेज कर दें, डैमेज समथिंग, नुकसान पहुंचा दें किसी चीज को। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब भी वही होता है कि किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे फिट इन होते हैं, इम्पेयर और कॉम्प्रोमाइज। ये चारों तो फिर इसमें से एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको एक दफा पढ़िए, एक दफा इसको पढ़ ले। इसमें किस किस्म का वर्ड आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव? आप इसको करेंगे तो आपको समझ आएगी, ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग और इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। एनीबॉडी? नेगेटिव टाइप का आएगा या पॉजिटिव टाइप का वर्ड आएगा? सर नेगेटिव। नोट हो गया, नेगेटिव टाइप का वर्ड आएगा। इसमें आपने वो किस हिंट से आपने पता लगाया इसमें नेगेटिव आएगा? सर जो लास्ट लाइन है कि लोग जो बिलीव करते थे वो शुरू में उसकी बेस पर मैंने बताया। हम्म। अच्छा, इसमें सबसे मेन जो चीज है कि जिसमें उसने जिससे हम अंदाजा, एक तरह से क्लू मिल जाता है हमें स्टार्ट में सेंटेंस के, कि मोस्टली सेंटेंसेस जिनमें जिनके स्टार्ट जिनका स्टार्ट डाउट से शुरू हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऑल्दो है तो ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली 70-80% इज दैट कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी कंडीशंस को बीच में सेंटेंसेस को। तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव में आ सकता है वर्ड। तो अब इसका हम एक दफा देख लेंगे। ऑल्दो कॉमिक objects have struck Earth since the planet's very formation, humanity has only recently become aware of these events. 2 centuries ago, the idea that objects orbiting the sun could collide with Earth was widely dashed. सेंटेंस तो सब बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, ये तो समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आ जाएगा अगर हम ऑप्शंस को ना पढ़ें, ऑप्शंस को ना देखे देखे बगैर किस टाइप का वर्ड आ जाएगा? कोई वर्ड जहन में आता है जो आ सकता है यहाँ पे? आइडिया द ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन कुड कोलाइड विद अर्थ वाज वाइडली क्या? उन्होंने क्या किया था उस आइडिया को? क्या हुआ होगा उस आइडिया के साथ? रिजेक्ट या नेग्लेक्ट। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, रिजेक्ट, निगलेक्ट, अनएक्सेप्टेड, ऑब्जेक्टेड, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से फिर हमारे पास इनके सिनोनिम्स कौन से बन जाते हैं? फर्स्ट पे तो काफी डिसबिलीव ज्यादा। आएगा। कौन सा? डिसबिलीव्ड लास्ट। डिसबिलीव, सही है, गुड हो गया।
रिडिक्यूल्ड भी आ और जाएगा कि वो मानते नहीं थे। नहीं 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 नहीं, लेकिन रिडिकुलर, रिडिक्यूल्ड का मतलब होता है, ये रिडिकुलस से निकला हुआ है। रिडिकुलस का मतलब होता है तंज करना। ये तंज का एलिमेंट होता है एक तरह से। ठीक है, तंज ओके यहाँ सर। पे नहीं आएगा, तंज इज डिफरेंट। अच्छा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? और एलिमिनेट करना स्टार्ट करें। एक तो एलिमिनेट हो चुका है हमारे पास, एलिमिनेटेड, बाकी एलिमिनेट करें। मार्जिनलाइज्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। मार्जिनलाइज भी एलिमिनेट होती है। मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को फुटी लाइन लगा देना, बिल्कुल कॉर्नर कर देना, बैन कर देना किसी चीज को, किसी चीज को साइड लाइन कर देना, ये मार्जिनलाइज होता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है, प्रोमलगेटेड है एक। प्रोमलगेटेड का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि फैलाना किसी चीज को, किसी चीज को वाइड स्प्रेड कर देना, पब्लिसाइज कर देना, होता है ना, पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा फैला देना, इस तरह का। सेम मीनिंग ही, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग भी एक ही होता है, ये फैला देना। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा। तो द सेकंड ऑप्शन विल बी डाउटेड। ठीक है, डाउटेड का मीनिंग भी वही होता है कि वो डाउट हुआ था या डिसबिलीव्ड या फिर डाउटेड, कि मतलब उसको एक तरह से उसको देखा गया था, रिजेक्शन की तरफ लेके जाया गया था, कि उसको डाउट किया गया था, क्या था ये बिल्कुल ठीक है या फिर गलत है। सही है, तो दिस वाज द राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। इसमें समझ आ गई? कुछ मेथड समझ आ रहा है कैसे हमने क्वेश्चंस को करना? नमान इज गुड, गोइंग गुड। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज, बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें, कोई बात नहीं, हेजिटेट करेंगे, आपको जितनी इंग्लिश आती है उसी के साथ पार्टिसिपेट करें। नो इशू, डोंट हेजिटेट। अच्छा, ये तो स्टार्ट में है, ये आसान थोड़े क्वेश्चन हैं, नहीं थोड़े वोकेबलरी इतनी टफ नहीं आ रही है अभी, बाद में थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर से आसान तक चल रहे हैं। ये वाला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दफा इसको पढ़ ले और देख ले कि इसमें किस टाइप का आएगा, नेगेटिव टाइप का वर्ड आएगा या फिर पॉजिटिव टाइप का वर्ड आएगा। मैं भावना आप भी पार्टिसिपेट करें, सरगम आप भी करें, सशस्त्र सरकासन पार्टिसिपेट, गिव योर बेस्ट। सर कोई बात नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, नहीं आप कर रहे थे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कैसे आपको देखें। Torpe's study has turned seemingly dash topic, ठीक है, अच्छा, study has seemingly dash topic, the passport, टॉपिक का नाम उसने बता दिया हमारे पास, पासपोर्ट, द पासपोर्ट, into a fascinating one by making an original contribution to the sociology of the state। अब उसने बताया हमारे पास टॉर्पेज की जो स्टडी थी वो पर, वो सीमिंगली टर्न हो चुकी है, पूरी तरह टर्न हो चुकी है, टर्न सीमिंगली डैश। टॉपिक का नाम उसने बता दिया, इसको कट कर दें आप, जो भी टॉपिक था, सीमिंगली डैश टॉपिक इनटू अ फैसिनेटिंग वन, टर्न कर दिया फैसिनेटिंग वन को उसमें। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सर उम्दा। चार्मिंग। सॉरी, उम्दा चार्मिंग। या चार। चार्मिंग। हाँ, चार्मिंग हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, जो दूसरों को अटेंशन गैदर करता है।
तो इसका फिर इसको टर्न कर देंगे तो इसका हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएगा, मतलब इसका मुतजाद आ जाएगा, इसका उल्टा लफ्ज आ जाएगा, राइट, ऑपोजिट इसका आ जाएगा। यही आएगा ना, बाय मेकिंग एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, ये इसको आप छोड़ दें कि आप ही कंट्रीब्यूशन किए थे। हमारे पास ये पता तो चल गया हमारे पास। ये टर्न किया हमने फैसिनेटिंग वन को, इसमें हमने किया है। अब फैसिनेटिंग का उल्ट क्या हो जाएगा, कुछ भी आप इसमें वर्ड बता दें, कोई को कैसा फिट इन करेगा, कोई वर्ड की टाइप बता दें। बोरिंग टॉपिक को फैसिनेटिंग बना दिया। हाँ, बोरिंग टॉपिक को फैसिनेटिंग बना दिया। अब इसमें से सिनोनिम्स देखें कि कौन सा सिनोनिम हो सकता है हमारे पास। सर बनाल आएगा आई थिंक। और दूसरा सर विटी भी आ सकते हैं। विटी का मतलब क्या होता है? विटी होता है हाजिर जवाब बंदा, शार्प माइंडेड, फनी, वो पता है, कनी टाइप होता है, थोड़ा फनी सा बंदा, तंजियतल तौर पे हंसने वाला, इस तरह का बंदा होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट टाइप भी बंदा होता है, सर विटी बोल। इंसिपिड। इंसिपिड, हाँ, ये दो हैं जिनका अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के मीनिंग्स मिलते हैं, जिनका मतलब होता है डल एंड बोरिंग। ठीक है, अब मैं दूसरों के एक दफा वर्ड्स देख लेते हैं, मीनिंग्स देख लेते हैं कि आयरॉनी का मतलब क्या होता है। आयरॉनी का होता है किसी कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन ले आना किसी चीज में। ठीक है, प्रोवोकेटिव वो होता है कि मतलब तवज्जो को अपनी तरफ माइल करने वाला प्रोवोकेटिव होता है बंदा। ठीक है, और आगे स्टिमुलेटिंग है क्या, कि आपको एक्साइट करना, इसका मतलब यही होता है कि एक्साइट करना एक तरह से, स्टिमुलेट करना। तो ये बाकी सब तो इसमें यूज नहीं होते, तो पैनल और इंसिपिड ये दोनों यूज हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग जो डल और बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। ग्रेट। अच्छा, इसमें से आप मुझे पहले बता दें कि वर्ड कौन सा आएगा इसमें, मतलब पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। Yes, sir. सर पॉजिटिव आई गेस। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कोई सेंटेंस में किस टाइप का वर्ड आ जाएगा, कोई ऐसा कोई इनको छोड़ दिए जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन कोई एक वर्ड आप बता दें ऐसी, कोई भी बंदा बता दे वर्ड इसमें किस तरह का है, कोई वर्ड बता दें ब्लैंक। यहाँ पे सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, इन अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द वे द इंटायर पार्टी इज as the candidate with moderate credentials, the outspokenly conservative former mayor of the major city has promised to raise a substantial amount of money of the candidate's campaign. तो इसमें बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है इन स्ट्रॉन्ग, इसमें वो कहना चाह रहा है कि एक कैंडिडेट जिसके क्रेडेंशियल्स, जो उसकी मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह जो भी हैं, तो वो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मेयर है, पुराने वाला मेयर है, वो एफर्ट कर रहा है कि इन शॉर्ट उसके लिए उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? उसकी समझ आ गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड यूज हो जाएगा जो सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसको प्रमोट कर रहा है, या फिर उसको मतलब कंधा दे रहा है, एटसेट्रा, ऐसा कुछ वर्ड यूज होगा। ठीक है,
समझ आ गई ना इस वर्ड की या इस सेंटेंस की? अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा इनमें से, आप चूज, लेट्स चूज फ्रॉम हियर। कोई गेसेस, एनी गेसेस? यहाँ पे थोड़ी से, चले वर्ड्स हम देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल मीनिंग्स भी हैं इनके, तो आ रहे होंगे हमारे पास। मॉर्टिफाइड का मतलब होता है कि एम्बेरस होना, ठीक है, शर्मिंदा होना किसी चीज़ के बारे में, समझे? बाकी सब तो हमारे पास है। तो आप कौन से दो वर्ड्स आ गए? शाबाश, जल्दी बताइए, बहुत आसान है ये तो। हरियर हरियर, शहजाद, अहमद नवाज। ये सी डी और ई जो है सिनोनिम्स है। सी डी और ई, ये एक तरह से आप कह सकते हैं। अनडिसाइडेड तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं बस। एम्बैरस हो जाना, एम्बैरस हो जाना। अनडिसाइडेड मतलब आप अभी डिसाइड नहीं है, आप डिसीजन नहीं है, आप उसको अनडिसाइडेड रहेगा, तो यहाँ सर पे वो भी नहीं आ सकता। एफ, सॉरी, ऑप्शन एफ। ऑप्शन एफ, गुड। यस और दूसरा? सर रैलिंग बिहाइंड होगा। रैलिंग यस, बिहाइंड, ए एग्जैक्टली। ए ऑप्शन ए। हाँ, ये भी सपोर्ट करना होता है। और कोलेसिंग का क्या मतलब होता है? कोलेसिंग का, हाँ, कोलेसिंग का मतलब जॉइंट, होता है, स्पोर्ट, जॉइंट हाँ इकट्ठे। हाँ, इकट्ठे हो जाना, यूनाइट करना, कंबाइन करना, मिल जाना, ये कोलेसिंग का अराउंड होता है। इनमें से एक वर्ड हमारे पास आ जाता है, दैट इज इंसेंस्ड ओवर। इंसेंस्ड ओवर का मतलब होता है कि किसी पे गुस्सा खा जाए, इंसेंस्ड ओवर, ये उससे निकला हुआ इंसेंस, थोड़ा सा भी। अब वर्ड की नोयत को भी देख के बंदा अंदाजा लगा लेता है कि इंसेंस्ड ओवर तो थोड़ा सा ओवर टाइप का वर्ड है, नेगेटिव टाइप का वर्ड आ जाता है। तो इसका मतलब सर एक होता है किसी क्वेश्चन है। पर। जी जी, पूछे। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है तो मुझे थोड़ा सा ना वोकेबलरी के बारे में पूछना था कि कहाँ से करी जा सकती है और उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सर आप कब टेस्ट टेस्ट कब देना चाह रहे हैं? सर मैं नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, फिर आप यूँ करें कि आप यूँ आप ना मैकरूज की वोकेबलरी तैयार कर लें। मैकरूज के फ्लैश कार्ड्स वगैरह दिए होते हैं, या फिर हमारे स्लैक के ऊपर ना हमने पिन किया हुआ है, तो जो पिन्ड रिसोर्सेज हैं देर आर, तो वहाँ पे वोकेबलरी का भी रिसोर्स है, वो वहाँ पे वोकेबलरी सर कासिम में बता रहे थे कि 1500 वर्ड्स तक की वोकेबलरी पड़ी हुई है। वो आप तैयार कर लें, वो आप यूँ तैयार करें कि आपके पास अगर 1.5 महीना या 2 महीने हैं, तो 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर यू कैन इजिली टारगेट देम। आप रोज के 20 तक वर्ड्स याद करें, 10 to 20, वही, ताकि वो आसानी हो जाएगी उनको, वीकेंड पे रिवाइज भी कर लिया करें और 10 to 20 वर्ड्स रोज याद कर लिया करें। उनका यूँ करें कि आप उनको उर्दू में ट्रांसलेट अपने लिए कर लिया करें, अगर आपको उर्दू ज़्यादा बेहतर लगता है, नहीं तो आप इंग्लिश के अंदर उनकी ट्रांसलेशन पड़ी होती है, तो वो आप रोज तैयार करें तो इजीली वोकेबलरी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है सर। तो आपकी वोकेबलरी पहले भी अच्छी लग रही है मुझे, गुड, तो हो जाएगी आपको easily हो जाएगा। सर मैंने एक दफ़ा जीआरई दिया हुआ है पहले ना। अच्छा, आप क्या थे उसके बैक क्या स्कोर है? सर मेरा उस वक्त था 306 था आई थिंक। अच्छा, तो इसमें वोकैब में कितना आया था, इसमें वर्बल में? वकैब में कम था, उसमें तकरीबन 146 होगा या इस तरह ही था आई थिंक, मुझे सही एग्जैक्टली नहीं याद, टाइम हो गया काफ़ी ना। अच्छा, कब दिया था आपने? सर मुझे 2-2.5 साल पहले दिया था मैंने, 2 साल पहले। अच्छा, आपने लॉन्गर दिया, ठीक ठीक ठीक। तो चले, ये अब तो काफी ज्यादा आसान हो चुका हुआ है, लेकिन आपने 306 किए, तो यू हैव कैपेसिटी टू डू मोर देन 315। तो ये कहते हैं कि अगर आप मतलब 150 आवर्स आप प्रिपरेशन करें, तो आप यू कैन इंक्रीज योर 15 पॉइंट्स इन जीआरई।
ठीक है। सॉरी सर, रिपीट कर देंगे ये बात? मैं ये बता रहा हूँ कि देर इज ये सेइंग है, बल्कि ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि आप 150 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन आप इंक्रीज करेंगे, मतलब सही। 150 घंटा आप दोबारा पढ़ेंगे, तो आप 15 पॉइंट स्कोर अपने जो ओरिजिनल टेस्ट के अंदर आपका स्कोर था उसको इंक्रीज कर 15 तक। सही। ठीक है सर, आप ठीक। क्वांट आपकी ऑलरेडी अच्छी है कि आपने स्कोर तो अच्छा किया था क्वांट के अंदर, तो आप इसको इजीली आप वर्बल के ऊपर फोकस करें थोड़ा बहुत। तो आप तो 2 ढाई साल हो गए, आपको इशू नहीं है, तो आसानी से आप इसको कवर करें, आपको वर्बल भी अच्छा हो जाए। तो आपने 306 के ठीक साथ है कहीं अप्लाई नहीं किया? सर, किया था अप्लाई मेरा, हुआ भी है ना एडमिशन्स वगैरह। लेकिन सर उसमें थोड़ा सा ना मतलब फंडिंग का इशू रहा है मुझे। अच्छा मतलब अच्छा, मैंने हाँ एक तो सर प्रॉपर तरीके से किया नहीं जिस तरह से करना चाहिए था। और प्लस जीआरई भी जो था ना वो भी मतलब मैंने आ, बस समझे थोड़ा ही टाइम उसमें इन्वेस्ट किया था प्रिपरेशन में। ठीक ठीक ठीक, मतलब महीने से कम नहीं अब किया। महीना सर हफ्ते से भी कम के लिए। सही सही सही। जल्दी पूछा मतलब हो कि मैथ के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैथ्स मेरा सही है। मैथ्स में तो मैं टारगेट कर रहा हूँ मतलब कि बस 2-3 ही गलतियां हो, उससे ज्यादा ना हो। बेहतरीन बेहतरीन। बाकी चलें। ये है कि तो थोड़ा सा ये वर्बल वाली साइड जो है ना ये थोड़ी वीक है। वो सर वर्ड्स असल में थोड़े से उनको याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कोई अगर टेक्निक हो ऐसी आप बस जिससे आसान। 20 वर्ड्स जहन के काफी होते हैं, आप उनको जहन के अंदर 20 वर्ड्स काफी होते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर दे देते हैं, 50 50 100 100 की तरफ चले जाते हैं। 20 वर्ड्स काफी होते हैं, अगर आप 20 को मैच्योर करते जाएंगे, एक घंटा दें रोज का, 20 वर्ड्स घंटे में आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो या ठीक है फिर सर, ऐसे ठीक है। करें, आप 20 नहीं हो रहे तो आप उनको 10 करें, 10 भी काफी रहेंगे। 2 महीने के अंदर 600 वर्ड्स और मोर देन एनफ। तो आपकी सर अभी मैंने सेवन। मैंने अभी आपकी पुरानी चैट्स देखी थी, तो उसमें किसी ने अभी आई थिंक रिसेंटली दिया था। तो उनके फीडबैक के हिसाब से मतलब सर कौन सी वर्ड लिस्ट है जो करनी चाहिए, या वैसे ही आप लोगों का जो एक आइडिया है कि ये वाली वर्ड लिस्ट अच्छी हैं? सर देखें, पहले तो जितनी सर भी वो वर्ड लिस्ट 1000। है ना, जी जी। जितनी भी वर्ड लिस्ट, सबके अंदर एक ही तरह के वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी ने 1000 वर्ड लिस्ट दी हुई है, किसी ने 1200 दी हुई है, किसी ने 1500 दी हुई है। ऐसी कोई भी अब जीआरई इस तरह की कोई चीज हमें देता ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं करता कि हम उसके थ्रू कोई चीज सुलझा सकते। तो जो जीआरई आपने खुद भी दिया हुआ है, तो आप जीआरई खुद भी जो दे के आता है वो नहीं इतना ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकता कोई बंदा। कोई ऐसा होता है जिसने 5 10 दफा जीआरई दिया हो, वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता है कि कोई किस किस्म की वोकैबुलरी आ रही है। तो इसलिए हर कोई बंदा ये कहता है कि जीआरई जो अपडेटेड टाइप की वोकैबुलरी देता है, और वोकैबुलरी वो वाली देता है जो मैंने 2 3 मैगजीन्स शेयर की हैं। तो वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो उन मैगजीन्स के अंदर कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ रही होती है, वो वाली यूज कर रहा होता है। ठीक है। मतलब कि एक होते हैं ऑथर्स जो लिटरेचर को थोड़ा सा मतलब इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा प्रमोट करते हैं, कुछ इस तरह के ऑथर्स होते हैं। और कुछ मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में महारत होती है कई ऑथर्स की, जिस तरह काफी सारे बुक्स हैं वो ऑथर्स ने लिखी होती हैं। कुछ तो कॉमन वर्डिंग यूज की होती है कुछ ऑथर्स ने, जो हमारी तरह के आम ऑथर्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनकी ग्रिप होती है उनके ऊपर। उन बुक्स में से जीआरई वोकैबुलरी लेता है हमारी। ठीक है, उनमें से सही। ही ये सेंटेंसेस लिए जाते हैं ज्यादातर। तो उनका ये सीन होता है कि आप वो कॉलम्स वगैरह रोज एक कॉलम पढ़ लिया करें, आधा घंटा इज मोर देन एनफ। मैं भी वही कर रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी करना है। तो वो एक एक कॉलम पढ़ लिया करें बस। और एक अगर आपने पढ़ना हो, ज्यादा पढ़ना हो, तो किसी एक बुक, कोई एक बुक ले लें, किसी बुक स्टॉल वगैरह से। तो उस बुक में से कुछ एक पैराग्राफ वगैरह पढ़ लिया करें। सही। ठीक है सर, वो चलो मोर देन इंशाल्लाह। एनफ हो जाता है। एक मैंने न्यूयॉर्कर शेयर किया हुआ, न्यूयॉर्कर पढ़ लें, वो काफी अच्छा मैगजीन है। और एक दो मैंने और शेयर किए हुए हैं, वो आप पढ़ लें। वो एक 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 कॉलम पढ़ लिया करें रोज का, बस वो काफी होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए। और बाकी वोकैबुलरी 10 वर्ड्स रोज के कर लें काफी है। उनको सेंटेंसेस में यूज ठीक है। करके दिया करें बस। ठीक है सर, चले, ठीक। ये ओके। नेक्स्ट है हमारे पास। और सर मिस्टर। अहमद, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है? जी जी, मेरी तो मतलब टाइम हो गया काफी ना। सर मैं थोड़ा सा पीएचडी को टारगेट कर रहा हूँ मैं। मास्टर्स मेरे लिए थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया है।
अच्छा, पीएचडी डायरेक्ट गैप का तो बैचलर्स इशू के नहीं। बाद? आप जो 306 आपके नंबर है ना, आप उसकी बेसिस पे भी इस साल लाजमी अप्लाई करें, जहाँ पे जीआरई ऑप्शनल है। साथ साथ आप इसकी तैयारी भी करें, लेकिन आप उसके लिए टारगेट करें और अप्लाई करें उनमें जहाँ पे ऑप्शनल है। तो वहाँ पे आपको 306 भी काफ़ी फ़ायदा देगा। बाकी वोकेबलरी के लिए जैसे सर ने बताया कि आप कम वर्ड से शुरू में स्टार्ट करें, और उनको आप जिस भी मीनिंग में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में या उर्दू में, आप उनको उर्दू में याद करें। बस आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए। जब वो सेंटेंस में वर्ड आए तो आपको मतलब समझ आ जाए कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज़ हुआ है। फिर ये है कि इसको याद करने का आसान तरीका, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, पहले मुझे भी याद नहीं हो रहे थे, तो आप पहले एक वर्ड देखें, उसका मीनिंग देखें। मीनिंग जी ना जी। समझ आए तो चैट जीपीटी से हेल्प लें कि वो आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दे तब भी, या इंग्लिश में समझना चाहें तब भी आप समझ के फिर कोशिश करें कि एक सेंटेंस उसका ना अपने सोच के तो आप बना लें, और फिर चैट जीपीटी से चेक करवाएं कि वो आपने सही बनाया है उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक या नहीं। और इस तरह फिर आप उस सेंटेंस को बेशक एक एक्सेल फाइल में कॉपी करते जाएं। और अगर आप रोज 10 वर्ड्स भी कर रहे हैं, तो रोजाना जो पिछले वर्ड्स याद किए हुए हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज करें नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट 10 वर्ड्स को आप इस तरह तैयार करें। तो इस तरह आपको वो भूलेंगे भी नहीं और याद रहते जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। सर इसमें जो अप्लाई अब करने के लिए सर मुझे थोड़ा सा अपना केस डिस्कस करना था। जैसे मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, और अभी भी कुछ मेरे एडमिशन्स हैं जिनको मैंने डेफर करवाया हुआ है, लेकिन उसमें मतलब अगेन फंडिंग का इशू हुआ है, तो वो केस इतने स्ट्रांग नहीं है। तो सर फंडिंग का इसमें इशू क्या आ रहा है आपको? सर फंडिंग में ये था कि सर मैंने जो अप्लाई किया था वो एक तो रैंडम अप्लाई करा, कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की। और सेकंड ये कि मतलब अब वो कहते हैं कि सेल्फ फंडिंग पे है मेरे पास एडमिशन्स। तो अब मुझे कुछ ऐसे एडमिशन सिक्योर करना है जहाँ से मुझे फंडिंग मिल सकती हो। आपको तो ये वो इजीली 306 के बेसिकली ऊपर इजीली आप आप? जी जी सर, बोलिए आप। जी जी सर, आप मैं ये कह रहा था कि आप जो फंडिंग का इशू करें ना, इसमें आप टारगेट करें जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके पास फंडिंग ज़्यादा होती है। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज अगर आप सर्च करेंगे ना, तो उनमें आप प्रायोरिटी पे उनको पहले टारगेट करें। क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको फंडिंग उस तरह नहीं देती, या उनमें उतनी फंडिंग नहीं होती। वो फिर सेल्फ पे सर आपको एडमिशन तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो फंडिंग फिर आपको नहीं देते। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें तो उधर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। सर आप मुझे अपने मतलब ये आईकोड ग्रुप में से किसी का ईमेल वगैरह शेयर कर सकते हैं जिनसे मैं अपनी पूरी डिटेल्स अपना केस जो है वो एक डिस्कस कर लूँ एक ईमेल के थ्रू, ताकि उनका एक अच्छा फीडबैक मुझे मिल जाए, फिर मैं वो अप्रोच लेके चल लूँ। फिर ये जो कैरियर सर्विसेज के चैनल है ना, वहाँ पे आप पिंग कर सकते हैं, या फिर सैटरडे वाले दिन शाम को 5 बजे जो मीटिंग होती है ना कैरियर सर्विसेज की, वहाँ पे आप अपनी सीवी शेयर करके कंप्लीट उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे जो सैटरडे को 9 बजे रात को वेबिनार होता है, वहाँ पे डॉक्टर जफर शायद आते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लें, वो आपको सबसे ठीक बेहतर है। जी गाइड कर। बिल्कुल, वरना कैरियर सर्विसेज के चैनल में आप डॉक्टर जफर साहब को पिंग भी कर सकते हैं, मेंशन करके भी पूछ सकते हैं, तो वो जवाब देते हैं सबको। सही है, ठीक है सर। ठीक। चले, ये सेशन तो एंड हो गया, लास्ट मीटिंग अगली दफा कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में कल हम बाकी इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। कोई और क्वेश्चन किसी का? जब तक की क्लास एंड होती है हम लोग इसी बोर्ड को देख लेते हैं। इसमें क्या मिनी इसमें क्या आ जाएगा, कोई यानी गेसेस कौन से ऑप्शन इसमें आ सकते हैं? कुछ तुक्के लगा दो। पॉजिटिव। हाँ, इसमें तो आएगा तो पॉजिटिव ही वर्ड, लेकिन इसमें कौन सा वर्ड आ सकते हैं?
पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स टाइप वर्ड आएगा इसमें। इसमें जो है ना, अ, थोड़े से रेबल टाइप थिंकर्स के बारे में इसमें जिक्र हो रहा है। सपोर्ट ऑफ रेबल टाइप थिंकर्स, जो किसी निज़ाम के खिलाफ जाते हैं, किसी ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, मतलब अनकन्वेंशनल टाइप, इनोवेटिव टाइप टाइप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने वाले लोग। ठीक है, जो अनऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इन शायद आइकोनोक्लास्टिक। ये बेहतर है। दूसरे वाला वर्ड बता दो इसमें से। सर आपने डॉक्ट्राइन पे लगाया? डॉक्टर नेयर। नहीं, आइकोनोक्लास्टिक का सर। हाँ, आइकोनोक्लास्टिक बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिशन के खिलाफ जाने वाले लोग। आगे मैं वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूँ। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है मुश्किल चीज़ों को मिला के कुछ बना लेना। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेना। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। डॉक्ट्रिनेयर का मतलब होता है कि किसी आइकोनोक्लास्ट जो होता है, उसका ऑपोजिट है बिल्कुल ये। ठीक है, ये कट्टर लोग टाइप होते हैं जो ट्रेडिशंस को, आइडियाज को फॉलो करते हैं। डॉक्ट्राइन से निकला हुआ है ये कट्टर टाइप के लोग। ठीक है। फिर है, अच्छा हेट्रोडॉक्स है। हेट्रोडॉक्स जो है वो ऑपोजिट होता है ऑर्थोडॉक्स का। ऑर्थोडॉक्स वो होता है जो किसी डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं। तो ये उल्ट होता है, तो ये वाला वर्ड एक आ जाएगा। जिस तरह हमने बताया था कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप, ये हेट्रोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब जो निज़ाम के खिलाफ चलते हैं। डॉगमेटिक क्या होता है? डॉगमेटिक भी कटर होता है। डॉगमेटिक किसी आइडिया के ऊपर चलने वाले, मतलब सेट ऑफ बिलीव्स के ऊपर चलने वाले। ये डॉगमा असल में वर्ड क्या है? ये डॉगमा आएगा भी ऑलमोस्ट कई दफा। डॉगमा निकला हुआ है, ये डॉगमेटिक निकला हुआ है डॉगमा से। डॉगमा का मतलब क्या होता है? कि सेट ऑफ बिलीव्स। ठीक है। डॉगमेटिक मतलब सेट ऑफ बिलीव्स के ऊपर चलने वाले, आइडियलिस्ट टाइप। ठीक है। सिंथेसाइज तो वही होता है बनाना, तो ये मतलब ये हो नहीं सकता। तो इसमें इंट्रीगेटिव और सिंथेसाइज तो आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी ये वाले भी सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वाले दो बचेंगे, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। इट वाज दिस मच इजी। चलें जी, सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। चलिए इसको एंड कर दें टाइम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।